वो एक पल किसी और के साथ शेयर करते हैं, उसका जीवन बदलता है, तो वो पल जरूर शेयर करना चाहिए। कि गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जिस जिस ये समाज हंसा, उसी ने इतिहास रचा है। ये भी एक इतिहास है, इतिहास उठा के देख सकते हैं। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक सोने की चैन। तो आज हम जिस हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि आपका बचपन कैसा गुजरा है। एक्चुअली पापा आर्मी में थे, तो इसलिए घर में डिसिप्लिन सा रहता था। माँ मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर थी, तो घर में एक माहौल ही ऐसा रहता था। और ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत लगाव था शुरू से, और शुरू से मैं जिस चीज़ के पीछे चाहे किसी को मारना भी हो, कि अगर मैं ये था कि जिद था कि अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे मारना है। बात हुई किसी घटना बताऊँ कि माँ मुझे ऐसे गोद पे ली थी, और बस उसने कुछ मुझे बोला था, तो मुझे उसको ऐसे तो गोद से मैं उछल को मारने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे बहुत अच्छा फ्रीडम रहा है हमारे घर में, और कभी बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं किया है हमारे माता पिता ने, कभी नहीं किया। एक अच्छा माहौल था। आप नेशनल प्लेयर भी रही हैं, उसके बारे में बताएं। वॉलीबॉल प्लेयर? हाँ, मैं वॉलीबॉल में मैंने सेवेरल टाइम नेशनल्स किया है, और बहुत अच्छा। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से, जो नियर टू अयोध्या है, और वहाँ पर जब छोटा सा स्कर्ट पहन के जब वॉलीबॉल खेलते थे तो बहुत हद तक कभी बवाला भी हो जाता था। और घर में रोज़ शिकायत आती थी कि भाई मुझे बोलता था कि तुम छोटा स्कर्ट पहन के खेलती हो। तो मैंने कहा लोग खेल देखे ना, स्कर्ट क्यों देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आज वही अम्बेडकर नगर का डिस्ट्रिक्ट का हर वो बाप अपने बेटे को कहता है कि अरुणिमा जैसा बनो। तो आज एक माइंड ब्रेक जो था लोगों का, वो टूट चुका है। जी, आप जैसी बेटी हो तो निश्चय ही समाज को भी गर्व होगा। एक आपसे बात जानना चाहेंगे कि आप आर्मी में जाना चाहती थी, जब आपके साथ ये हादसा भी हुआ था तो आप CISF में इंटरव्यू लेने जा रही थी, इसके बारे में आपसे जानना। हाँ, एक्चुअली ट्रेन एक्सीडेंट था, और उस समय ट्रेन से भी मेरा इंटरव्यू था, रिटर्न वगैरह से निकल गया था। अचानक ट्रेन कंपार्टमेंट में कुछ लोगों ने लूटपाट शुरू किया, और फिर वहाँ पे गले में सोने की चैन थी, छीनने की कोशिश की लोगों ने, बदमाशों ने। मैंने मना किया, बस वो 4-5 थे, मुझे उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य मेरा पैर कट चुका था, एक दूसरा पैर मेरा काफ़ी भीषण एक्सीडेंट था। लेकिन उसके बाद एम्स में करीब 4 महीने में थी, फिर लगातार बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी थी कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, TT में टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा गई। और लेकिन देखिए ना, आज भी जो टिकट है मैंने उसको फ्रेम करा के रखा है, टिकट मैंने नहीं, उस सफ़र में आपकी ज़िंदगी बदल गई थी। बिल्कुल। तो ट्रेन में जैसा आप अक्सर कहती हैं अपने कार्यक्रमों में, इंटरव्यूज़ में, कि आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि जब होता क्या है कि हम फोटोज़ लेते हैं और बाद में हम सोशल मीडिया पे बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में उसकी मदद करनी होती तो हम भूल। क्यों? क्योंकि कहीं हम कानूनी पचड़े में ना फंस जाए, या कहीं कुछ और तरह कहीं हमारी दुश्मनी नहीं, ये सोच करके लोग नहीं आते हैं सामने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज अगर मैं उनका खुराक बनी तो हो सकता कल ये तो कल आपकी बेटी या बहन कोई भी हो सकता है। अगर हम सब मिलकर 4-5 आदमी क्या कर लेंगे अगर हम सब मिलकर मुकाबला करें उनका। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इस तरीके की किसी दूसरी अरुणिमा के साथ अगर ऐसा होता है
तो आप साथ दीजिए, ना कि एक तमाशा गेम की तरह तमाशा देखिए। उस हादसे के बाद हम जानना चाहेंगे कि आपने विद इन 2 इयर्स माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया ना। जी, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है ये सोचना, और आप बचेंद्री पाल के पास गई। इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? ख्याल तो देखिए होता है कि जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेके आती हैं। अब आपके ऊपर उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ के रखते हैं, छोड़ देते हैं। अभी मैं वॉलीबॉल शायद स्टैंडिंग में नहीं खेल पाती, व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर पे मुझे बैठना पसंद था। और बस फिर एक आर्टिकल था उसी बेड पे ही, और एम्स के बेड पे ही मैं थी, और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसी में फ्रंट पेज पे पहले मेरा था, और उसके बाद फिर ठीक है उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। फिर मैं पीछे गई तो उसमें एक आर्टिकल था एवरेस्ट के बारे में, फिर मैंने पढ़ा। उसमें एवरेस्ट में 15 रूट है जिसमें से 14 क्लाइम हो चुके हैं, एक अभी भी बाकी है। तो बस मेरा वहीं से इस आर्टिकल ने मेरी ज़िंदगी बन गई, और मैंने तय किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट। तो आपकी ज़िंदगी का वो एक क्षण आपको मिल गया जहाँ आपने पकड़ लिया कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो जब आपने माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी है, मुझे याद है आपसे पहले मैंने जी.की. डोलमा जी से भी एक साक्षात्कार में बातचीत की थी, जो खुम्बू आइस फॉल है, जो टफेस्ट पार्ट है एवरेस्ट का। आपकी वहाँ तक पहुँचने की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? मैं देखिए सभी जी.की. डोलमा, बछेंद्री मैम, लता अग्रवाल या फिर विनीता, बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर्स हैं, सभी ने किया है। और जाहिर सी बात है हर किसी के चैलेंजेस होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब एक नॉर्मल आदमी को पहाड़ चढ़ने के लिए फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि एक विद अ प्रोस्थेटिक लेग जिसके और दूसरे पैर में भी रॉड स्पाइन में फ्रैक्चर रहा हो, एल्बोज भी मेरे टूटे पड़े थे, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो होगी। फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती है कि लोगों का माइंड ब्रेक तोड़ना इतना मुश्किल होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी लोगों को समझा पाना। मैं कभी लोगों को समझा नहीं पाई। हाँ, मैं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि लोग एडवेंचर मैन गेम मानते हैं, और मैं विमेन, दूसरा प्रोस्थेटिक। मतलब 3 चीज़ें मेरे साथ थी, विमेन और प्रोस्थेटिक लेग, एडवेंचर मैन गेम। लोग यकीन ही नहीं करते थे मुझ पर कि हाँ मैं कर लूँ। मुझे उस समय पागल बोलते थे लोग कि अरे पागल है, ऐसा लीक से हटकर रोल बनाया है। बचेंद्री पाल जी का सोचना क्या था? बचेंद्री मैम ने तो सी इज़ द रॉयल पर्सन। अगर मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस लोगों में से एक है बचेंद्री मैम। उनके बारे में सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगी कि जब भी उन्होंने जब भी कहीं पर भी कांटेदार पौधे देखे, उन्होंने उसको उखाड़कर हमेशा फूल के पौधे लगाए हैं। और जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, उन्होंने कहा कि मैंने प्रपोजल बताया, मैंने कहा अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दूर पहाड़ के बारे में सोचा, अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया तो सिर्फ लोगों के लिए। छिंदरी मैम ने फिर भी ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि अरुणिमा देखते हैं सिक्किम माउंटेन हौसले देखते हैं। लेकिन फिर उनका सपोर्ट रहा है। मैं लद्दाख गई थी, ट्रेनिंग का ही मेरा पार्ट था, और लद्दाख गई वहाँ पे, और कुछ दिन वहाँ एक चमसर का पीक समिट के लिए गए थे। अभी हम 21 लोग थे, 21 में से सिर्फ 4 में समिट थे, मुझे दिन के भाई और एक मधुमेता करके लड़की थी, एक गाइड और एक मैं। तो लास्ट में कोई नहीं और समिट कर पाया था। तो हम नीचे बेस कैंप में मैम हमारे लिए खाना बना के रखे थे, और फिर ऐसे मेरे गले में हाथ डालते थे। तो मेरी शेर भी थी, तो जब यकीन आदमी को उनका गले लगाना, उनको बोलना मेरे लिए जादू का काम करता है। जी हाँ, एक मेंटर और एक गाइड का जो रोल है, और वो भी एक अगर विमेन है तो संवेदनशील तो होती है, और जिस तरह की परिस्थिति से आप गुजर रही थी उस समय शायद आपको ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जब आप माउंट एवरेस्ट पे जब आपने इंडिया का झंडा वहाँ लगाया था, तो आपका कहीं हमने वीडियो देखा था और कहीं पढ़ा भी था मैंने कि आपने कुछ लिखा था भगवान भोलेश्वर के लिए। एक्चुअली हाँ, जब सी लेवल पे होते तो शायद अपने नेशनल फ्लैग की फीलिंग्स वो नहीं होती, लेकिन जब किसी से कंपटीशन है, किसी से पीक पर होती तो ज़बरदस्त फीलिंग्स होती है। कुछ लोग नॉर्थ साइड यानी कि चाइना साइड से आ रहे थे और अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे। मेरे मन में आ रहा था कि मैं खड़ी होकर अपने प्रियो कलर को सबसे ऊपर कर दूँ। मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि बहुत वीक हो चुके थे, बहुत थक गए थे, तो बार बार गिर जा रहे थे, मैं तो फ्लैग लगाया। और
मैं इतना छोटा सा त्रिशूल और इतना छोटी सी शंकर चालीसा में लेके गई थी, लाल कपड़े में लपेट की। मैं स्वामी विवेकानंद जी को ट्रियो फोटोज उनकी है, वो लेके मैं गई थी और वहाँ पे मैंने रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए नहीं गई थी, मुझे बस टच करने के लिए छूने। मेरा सौभाग्य था कि माउंटेन ने मुझे अपनाया नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम नेचर के आगे, नेचर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो बस नेचर के आगे अपना मत करिए। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आपने 7 कॉन्टिनेंट्स, पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 पीक्स आपने क्लाइंब की। आप खैर आपके पास मोटिवेशन भी था और आप कहते हैं कि आप दिल और दिमाग दोनों से आपने ये आपको प्रेरणा मिली। तो वो ख्याल कैसे आया और आपकी उस जर्नी के बारे में, 7 कॉन्टिनेंट्स की जर्नी? मैं जब इंडिया वापस आ गई थी एवरेस्ट क्लाइंब करके, तो यूथ बहुत तेज़ी से मुझसे जुड़ रहा था। इंडिया के IIT IIM में पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे बुलाया जाता, मल्टीनेशनल कंपनीज में बुलाया जाता था। तो देखा कि लोग इंस्पायर हो रहे, तो जो इंस्पायरिंग चैन थी मुझे रुकने नहीं दे रहा था। बस एक के बाद एक जो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के टारगेट लिए मैंने नेक्स्ट करके सबमिट किए। और अगर बात करें जर्नी की, तो एवरी माउंटेन इज डिफरेंट और एवरी माउंटेन चैलेंज इज ऑल्सो डिफरेंट। अभी एवरेस्ट का कुछ अलग डिफरेंट चैलेंजेस हैं, अगर किलिमंजारो की बात करें तो कुछ अलग है। हर तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ का सब अलग अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि आप कभी भी माउंटेन को अंडरस्टिमेट मत करें। अगर आप माउंटेन ही नहीं, आप जो भी चैलेंज दे रहे हैं, आप फील्ड में हैं, आपका प्रतिद्वंदी जो भी है, अगर आप उसको अंडरस्टिमेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। अगर आप उसको अंडरस्टिमेट करेंगे फिर उसको भी, हाँ भाई वो भी आया तो प्रॉपर तैयारी करके आया है, तो कहीं भी एक भी गलती हुई तो माउंटेन में सॉरी बोलने के चांस नहीं होते हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि मैं कास्टन पिरामिड गई थी समिट के लिए, जिसको पिरामिड बोलते हैं, इंडोनेशिया में है। सबसे छोटा माउंटेन है लेकिन सबसे डिफिकल्ट मुझे लगा वही माउंटेन मेरे लिए सबसे, क्योंकि शायद मैंने एस्टिमेट किया था, ऐसे जैकेट था तो मुझे सबने बोला कि वहाँ ठंड नहीं होती है और अरुणिमा कोई जरूरत नहीं ले जाने की। मैं कुछ भी फेदर जैकेट नहीं लेके गई थी और बेस कैंप पहुँचते स्नोफॉल होना शुरू हुआ, ठंड लग रही थी, मैं रात को सो नहीं पा रही थी और मेरे पास जितने कपड़े थे मैंने सब पहने हुए थे और अचानक और तेज ठंड बढ़ गई थी, माइनस टेम्परेचर होना शुरू हो गया। अंत में एक फॉरनर थे, फिर मैंने उनसे जैकेट मांगी है, फिर माउंटेन से माफ़ी मांगी है, सॉरी कि मैंने एस्टिमेट किया है। तो ऐसे ही किलिमंजारो में था कि जिगजैग करके छोटे छोटे पत्थर हैं उसमें, वहाँ पे स्नो कम है लेकिन कंटिन्यू वॉक करना पड़ता है, तो वहाँ तो अंडरस्टिमेट ऐसे सभी माउंटेन्स के अपने अपने चैलेंजेस हैं। आपने तो इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट फतेह किया, शायद कई बार जैसे आप कह रही हैं कि थोड़ा सा अगर ढील दे दी या थोड़ा सा डिसिप्लिन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। खैर, बॉर्न ऑन माउंटेन्स, आपकी शायद जितने भी माउंटेन्स से आपकी जर्नी शुरू होती है, आपको कब आया ये ख्याल कि मैं बुक में अपने मेमोयर लिखूँ? या हॉस्पिटल के बेड से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, क्या काम था, कुछ काम नहीं था वहाँ 4 महीने में क्या करती। इवन मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल सनाज हुसैन जो ब्यूटिशियन है उन्होंने मुझे 4 महीने में इंटरनेशनल डिप्लोमा भी दिया, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था ब्यूटिशियन में, इसलिए मैंने जो बुक्स लिखना शुरू किया है। और बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, क्योंकि वाकई मैंने देखा जाए तो मेरा जन्म दोबारा हुआ और पहाड़ों की वजह से, तो इसलिए मैंने वो लिया। और वो माननीय प्रधानमंत्री अभिजीत प्रधानमंत्री जी से इसको लॉन्च करानी है और मैंने रिक्वेस्ट की इनसे, और बस फिर उन्होंने पढ़े सर, अगर आप देश का प्रधानमंत्री अगर आपकी किताब पढ़ता तो बहुत बड़ी बात है। जी सर। तो मैंने कहा सर पढ़िए, और पढ़ के मेरी बुक का विमोचन मैंने किया और बोला कि यूथ के लिए भी बहुत अच्छी बुक साबित होगी और बेस्ट सेलर में रही है। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है, उसके बारे में कि आपके दोस्तों का, परिवार का रिएक्शन और आपका। जाहिर सी बात है कि जब हम कुछ काम करते हैं और या हमारा परिवार, हमारा समाज और जब हमारा देश हमें सम्मान देता है तो मन में आता है कि और भी करना है,
और मोटिवेट होते हैं, और भी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास हमारी फैमिली या फिर हमारी फैमिली में और जो लोग हैं और युवा हैं वो सब मोटिवेट होते हैं कि जब उन्होंने किया, उनको इतना सम्मान मिला है, तो जाहिर सी बात है हम भी करेंगे। और साथ साथ में ये भी है कि आपको जब कोई भी सम्मान मिलता है तो साथ साथ में आपके कंधों पे जिम्मेदारियाँ भी लेके आता है। और बहुत आप, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं दुनिया के, समाज के एक रोल मॉडल होते हैं, तो एक जिम्मेदारियाँ भी लेके, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे देश ने मुझे सम्मान दिया है इसलिए कि मैं जो युवा जो शायद अपने रास्तों से भटक गए हैं उनको एक सही रास्ता देना, उनको सही गाइडेंस देना, कि जिससे अगर मुझे लगता है कि मेरी ये स्टोरी, मेरी बात करने से अगर कोई एक लड़की भी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करती है तो मेरा लक्ष्य पूरी तरीके से जी हाँ, आप निश्चय ही लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए और मेरे ख्याल यूथ के लिए भी रोल मॉडल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो एक एकेडमी के बारे में जो आपने सोचा है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली दिव्यांगजन के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम्स में उनको हम कहते होते हैं कि समाज की मुख्य धारा से हम दिव्यांगजन को जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम होता है। देखने में, रियलिटी में यहाँ बैठकर बात करना एक अलग ही होती है। जब दिव्यांग दिवस होता है तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखा मेरे आसपास तो बहुत सारे, इवन आप मेरे घर चलेंगी तो आप देखेंगे मेरे घर में सब बच्चे मिलेंगे आपको, ऐसे ही 240 बच्चों को मैंने अडॉप्ट कर रखा है। और अडॉप्ट कह सकती हूँ, पता नहीं वो शब्द कैसे, एक्चुअली मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा उनके साथ खेलना, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर तरीके से। मैंने इवन अभी नेशनल चैम्पियनशिप थी हमारी, यहाँ आने से पहले 6 तारीख को नेशनल चैम्पियनशिप थी और स्टेट नेशनल, जिसमें शॉर्ट पुट डिस्कस में मेरा गोल्ड है। और इसी तरीके मेरे, क्योंकि वो जब मुझे देखते हैं खेलते तो वो खुद उत्साहित होते हैं और खेलने के लिए। तो इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाह रही हूँ, जिससे और बच्चों को फील फ्री कि अगर वो उस एकेडमी में अगर घुसे तो हर तरह रहना, खाना, उनका प्रोस्थेटिक लेग, किसी भी व्हील चेयर, जो भी उनको चाहिए फ्री मिले और वो दिल खोल के खेले। जी अरुणिमा जी, आप रोल मॉडल हैं सबके लिए और आप समाज के लिए इतना कुछ कर रही हैं और लोग आपसे आशा भी करते हैं, आपकी ओर उम्मीद से देखते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है। आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे युवाओं को प्रोत्साहित करती हैं और जैसे कि आपने बताया कि आप इंटरनेशनल एकेडमी खोलने जा रही हैं, हालांकि आपने काम शुरू कर दिया है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि अरुणिमा सिन्हा के जीवन में, क्योंकि हर युवती का सपना होता है उसे कोई प्यार करने वाला हो, आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या था, पहले अभी जब तक मेरा टारगेट था तब तक तो बिल्कुल लव लाइफ नहीं थी मेरी। और लेकिन जब अभी 2018 की फरवरी में हम मिले थे, गौरव सिंह हस्बैंड है मेरे, तो मैं गई थी पंचकुला, यहीं पे मेरा नेशनल्स पढ़ा था। तो बस वहीं पे वो नॉर्मल है पूरी तरीके से, और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर है, नेशनल प्लेयर है, अभी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, होप्सो की कुछ आगे हो पाएगा। तो बस हम मिले और उन्होंने देखा और मुझसे पूछा शादी करेंगी मुझे तो बस। और एक्चुअली मैंने गौरव में क्या देखा कि वो दिव्यांगजन के लिए समर्पित है, वो एज ए वॉलंटियर उनके लिए काम करते थे। तो मैंने देखा है कि देखिए होता क्या है, दुनिया मुझे देखती है और ऐसे देख रही है तो दुनिया कहती है वाह इट इज द बेस्ट, आयरन लेडी, फुला मतलब बहुत सारी चीज़ें कहता है। लेकिन जब बात जिंदगी साथ गुजारने की होती है, भाई मैं वो हूँ कि जब मैं पैर निकाल देती हूँ बेड पे तो मुझे बेड पे चाहिए होता खाना। जब मैं वो हूँ कि जब मैं हाथ धोना है मुझे तो मग में पानी मुझे लाके देना होता है और हाथ धोना होता है। तो मैंने गौरव को देखा था कि गौरव हर वो दिव्यांगजन को समझते हैं, तो मुझे लगा कि ही इज़ द फिट फॉर मी जी। और बस फिर और हमेशा अभी भी है कि चाहे मुझे अभी मैंने विंसन तो मैंने गौरव के आने के बाद सबमिट किया है। गौरव ने मुझे कहा कि आप मेरी वजह से आपका 7 कोऑर्डिनेट का एक ऐसा नहीं कि वो बाकी रह जाए। इवन चिली तक तो साथ में मेरे गए थे, हमारे पास और स्पॉन्सर नहीं था, नहीं तो शायद वो विंसन के लिए ट्राई करते जी। तो अभी भी है, वो मुझे कोच करते हैं, मेरे डिस्कस और शॉर्ट पुट के लिए मुझे कोच भी करते हैं। नाइस।
बहुत अच्छा लगा अरुणिमा जी बात करके आपसे, और हम चाहेंगे कि आपके जीवन में आपको सारी खुशियाँ मिले, प्यार मिले, और लोगों से भी लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको भी लोगों से भरपूर प्यार मिलता रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी खुशियाँ बाद में मिले आपको। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।